वेलकम दोस्तों। होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आई एम ऑल्सो फाइन एंड डूइंग वेल। पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था हाउ टू राइट योर एफआर का पेपर, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लाइक्स भी मिल रहे हैं, कमेंट भी आ रहा है। एंड उससे मुझे लग रहा है कि आपके साथ बाकी सारे पेपर्स के साथ भी मुझे आना है। तो यस, नाउ आई एम कमिंग विद हाउ टू राइट योर एएफएम का पेपर। यस, जैसे अपना एफआर का पेपर खत्म होता है, एएफएम का पेपर ठीक सेकंड पेपर होता है, 1.5 दिन का टाइम मिलता है। और जितने सारे फार्मूलाज और जितने भी चैप्टर है उसको हम रिवाइज करके फिर हम पेपर में जाते हैं, पेपर देने जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं एंड 1:45 को पेपर अपने हाथ में आता है। लेट्स डिस्कस हाउ टू मैनेज योर एएफएम का पेपर सो दैट आप इसमें एग्जामेशन भी स्कोर कर पाओ। एंड व्हाट आई हैव फॉलोड, मैं भी कुछ अपने टेक्निक्स एंड टिप्स यहाँ पे बताऊंगा और जो लिखे उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना एएफएम का पेपर कैसे लिखा जाए। तो सेम स्ट्रैटेजी रहेगी यहाँ पे भी। आपको 170 मिनट्स टोटल, आपका जो पेपर होता है वो आपका 180 मिनट्स का होता है। ऑडियो वीडियो इज ऑल इज क्लियर, ठीक है। तो जो भी आपका पेपर होता है वो 170 मिनट्स का होता है एंड 10 मिनट्स आपको आपके रिव्यू के लिए रखना है। हमेशा याद रखना, हर पेपर आपको 10 मिनट्स रिव्यू के लिए रखना ही है, ठीक है। टुक पेपर एंड सिलेक्ट योर प्रायोरिटी का क्वेश्चन, यहाँ पे भी सेम आपको पेपर लेना है। 15 मिनट्स में एमसीक्यू तो नहीं मिलेगा, ठीक है। एमसीक्यू मिलेगा क्या? जी नहीं, एमसीक्यू तो आपको नहीं मिलेगा। तो 15 मिनट्स में आपको अपना पेपर लेना है। पेपर आपको पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उसको टिक मारना है, ठीक है। जो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उसको टिक करना है। एंड रिमेंबर वन थिंग, जब आप टिक कर रहे हो तो उस क्वेश्चन को 2 टाइम्स पढ़ के टिक करो, ठीक है। एक एक झलक में देख के ना उसके पीछे मत रहो कि हाँ मुझे ये आ रहा है, ठीक है। आपको 2 बार उस क्वेश्चन को पढ़ना है। तब जब आपको लगे कि हाँ नाउ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, जस्ट टिक इट आउट करके, ठीक है। गोला बना दो, सर्कल बना दो या फिर ऐसे टिक कर दो पेंसिल से, चलेगा, कोई बात नहीं। वंस यू गेट आंसर पेपर, अब यहाँ पे ना एक एएफएम में क्या प्रॉब्लम होता है मैं वो बताता हूँ। एएफएम के पेपर में ना फॉर्मूलाज बहुत सारे जगह पे होते हैं। जैसे कॉन्वेक्सिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, मूविंग एवरेज का एक फॉर्मूला होता है वो आपने देखा होगा, ब्लैक स्क्वाश मॉडल, डेरिवेटिव, सर वो तो आ जाए ना एग्जाम में तो सारा आधा पूरा इंडिया अलग टेंशन में आ जाएगा। ये मतलब कुछ कुछ चैप्टर्स के कुछ कुछ ऐसे ऐसे फॉर्मूला होते हैं ना जो इतने अलग लेवल के फॉर्मूला होते हैं ना, उसको कितना भी पढ़ लो कितना भी याद कर लो बार बार हम भूल जाते हैं। तो ऐसे फॉर्मूले के लिए क्या करना है, जैसे आपने पेपर ले लिया, टिकली मार दी, ठीक है। अब आप कंफर्ट में आ चुके हो कि ठीक है पेपर में क्या आया क्या नहीं है। फिर आपको क्या करना है, जैसे आपका पेपर मिला, आंसर लिखने वाला फिलअप करो, सारी चीज़ें फिलअप बाद में करना, पहले पहले देख लेना, ठीक है, सब थ्रेडिंग वगैरह प्रॉपर है कि नहीं, सब में लाइन वाइन मारा है कि नहीं। फिर पीछे पेज पे जाना एंड सबसे पहले आपके फॉर्मूलाज लिखना। जो जो फॉर्मूला आपको लग रहा है कि आप भूल सकते हो वो सारे फॉर्मूलाज वहां पे लिख देना। पेंसिल से लिखना है तो पेंसिल से लिखना, पेन से लिखना है तो पेन से लिख देना, बस लिख देना। सेकेंड थिंग आप क्या लिख सकते हो, जो थेरीज आपने देखी अपने पेपर में वो थेरीज के हेड पॉइंट लिख देना। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन आ गया, बहुत ही फेमस आंसर है। उसके अंदर ट्रेंचिंग करके एक होता है, फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट करके उसका एक फीचर है, ठीक है। कोलेट्रल की तरह आप उसको यूज़ कर सकते हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, सिक्योरिटाइजेशन है, सर्टिफिकेट है, ऑल दिस थिंग जो भी उसके फीचर्स है आपने उसको सारा का सारा लिख लिया, फ्रीली ट्रांसफरेबल, हेडिंग लिख दिया सिर्फ वही लास्ट के पेज पे। अब आप ना फ्री हो गए, कौन से 2 चीज़ों से फ्री हो गए, पहला तो फॉर्मूला रिगार्डिंग आप एकदम रिलैक्स हो गए, दूसरा आपने जो थेरी के क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग आप रिलैक्स हो गए कि थेरी का हेडिंग क्या है, अब उसके लिए मुझे टेंशन नहीं लेना है। जब मैं थेरी के क्वेश्चन पे आऊँगा मैं पीछे जाऊँगा, हेडिंग देखूंगा और उसको लिख लूँगा, ठीक है। फॉर्मूला मुझे वहाँ पे अगर मैं हेजिटेशन में आ रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, पीछे जाऊँगा तो मैं लिखूंगा, क्योंकि उस टाइम ना आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता है, आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे भरी होती है, फटाक से पीछे पे जाओ लिख लो। मैंने भी खुद नहीं किया था, तो जो चीज़ें मैंने की थी ना वो मैं आपको थोड़ा एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ। एंड येस इट इज़ रियली हेल्पफुल। आई स्कोर्ड इन एएफएम 71 मार्क्स, तो मुझे एग्जामिनेशन है तो मैं आपको बता सकता हूँ कैसे चीज़ें। एंड 71 मार्क्स मुझे मिले हैं तकरीबन 80 to 85 मार्क्स अटेम्प्ट करके ही मिले। यस, तो आई फोकस ऑन द क्वालिटी नॉट ऑन द क्वांटिटी, बिकॉज आई नो कि वॉट एवर आई अटेंड इन टू द एग्जामिनेशन हॉल उसके अंदर क्वालिटी होना चाहिए, और वो मैंने अटेंड किया है ना, तो उसमें मार्क्स जितने उतने मिलेंगे मुझे। 8 में से 8 या 8 में से 7 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और मिला भी होगा तभी तो यार 85 में से 71 आएगा, अदरवाइज तो आएगा भी नहीं। यस, तो देखो, बट यू वंस यू गेट आंसर पेपर, राइट डाउन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑन द लास्ट पेज। लास्ट पेज पे आपको जाना है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको लिखने हैं। एंड थेरी के हेडिंग, इफ़ यू रिकॉल इट, और जितने भी थेरी के आपने क्वेश्चन में पेपर पढ़ते टाइम आपने थेरी भी तो देख ही ली होगी कि अच्छा क्या क्या थेरी है, उसकी भी आपको हेडिंग लिख देना है, ठीक है।
एंड पेपर यहाँ पे भी कैसा चलेगा, सेम वैसा ही चलेगा जैसा हम लोग ने एफआर में देखा था। आप फर्स्ट आर में आपके 30 to 35 मार्क्स आप कवर कर लेना। जो आपने टिकिंग की होगी ना कि ये आपको आता है, ये आपको आता है, पहले ट्राई करना, वो अटेम्प्ट करना सॉल्व करने का, ठीक है। फिर सेकेंड आर में 30 to 40 मार्क्स कवर करना है, यानी आपको सेकेंड आर में एमसीक्यू की तरफ जाना है। अगर आपको लग रहा है आपने फर्स्ट आर में 40 to 50 मार्क्स कवर कर लिया, आप एकदम कंफर्ट जोन में आ गए। सबसे पहले एग्जाम में पता है क्या करना होता है, अपने आप को एग्जाम में ना सबसे पहले कंफर्ट जोन में लाना होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, यही नहीं कर पाते। लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखा, लिखना चालू कर दिया, तर 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 तर। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 पहले सॉल्व करेंगे फिर 2, भले उनको क्वेश्चन नंबर 4 पहले आता हो। अरे अगर आपको पहले क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से आ रहा है, पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो। बट एक चीज रखो कि क्वेश्चन नंबर 4 ए बी सी तीनों लाइन में सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 4 ए किया, बी किया, फिर सी कहीं और दुनिया दरार में मिल रहा है, ठीक है, कहीं और पेज पे नहीं मिलना चाहिए, उसी जगह पे मिलना चाहिए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आता है आप वो करो। अपने आप को फर्स्ट आर में कंफर्ट में लाओ। आप कंफर्ट में आ गए, फिर सेकेंड आर आप एमसीक्यू में जाओ, 30 40 45 मिनट्स दे दो। एमसीक्यू भी आपको लिख के सॉल्व करना है लास्ट पेजेस के पीछे वाले पेजेस पे, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, ऐसे कैलकुलेटर लेते हैं, ठीक है, यही कैलकुलेटर बहुत फेमस कैलकुलेटर है, सब यही यूज करते हैं। ऐसे से कैलकुलेट टिक लिया, आ गया, चलो बी में गोला भर दिया। और बहुत सारे लोग तो पेन से भरते हैं। पेन से मत भरो, इनिशियली आप पेंसिल से भरो। लास्ट में अगर आपको डर लग रहा है, ठीक है, कोई रफ ना कर दे ऐसा कुछ, आप एकदम श्योर हो गए हो लास्ट का 10 मिनट्स है, फिर आप पेन से जो चाहिए वो भर दो गोला, चलेगा, ठीक है। वो लास्ट में आपको करना है, बट स्टार्टिंग में आपको एमसीक्यू पेन से ही करने हैं, सॉरी पेंसिल से करने हैं, पेन से नहीं करने हैं, ताकि अगर कोई एमसीक्यू गलत हो गया तो आप उसको रफ कर सको। एंड जो भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो उसको लिख के सॉल्व करो, आपका आंसर बहुत एक्यूरेट आएगा। अगर आपको एक बार आप एमसीक्यू पे आ गए, ठीक है, आपको एमसीक्यू पढ़ने नहीं हो, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको नहीं समझ रहा, लीव इट, मूव अहेड, बिकॉज देयर आर एमसीक्यू विच आर डिपेंडेंट, देयर आर एमसीक्यू विच आर इंडिपेंडेंट। नाउ आईसीआई क्या करता है, जानबूझ के डिपेंडेंट एमसीक्यू डालता है कि आपका पहला वाला अगर एमसीक्यू गलत हुआ ना, सब गलत होगा। तो अगर आपने फटाफट फटाफट सॉल्व किया कैलसी पे सिर्फ, अगर आपका पहला ही एमसीक्यू गलत हुआ ना, दूसरा तीसरा चौथा सब गलत होंगे, 8 मार्क्स खत्म हो जाएगा। वो गलती नहीं करनी है, आराम से एमसीक्यू सॉल्व करना है, पेपर पे लिख के सॉल्व करो, जैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वैसे उसको सॉल्व करो पीछे के पेजेस पे। एंड जब सॉल्व हो जाए तब एमसीक्यू टिक कर दो, ठीक है। इट इज़ रिगार्डिंग एमसीक्यू। फिर जब आप सेकेंड आर तक 60 70 के एरा में आ जाओ, ठीक है, बोलते हैं ना बाउंड्री में आ जाओ, कवरेज में आ जाओ, फिर आप लास्ट के थर्ड आर में किसके पीछे जाना है, हार्ड क्वेश्चन। होता है ना पेपर देखते हैं हार्ड क्वेश्चन, अरे ये तो सॉल्व हो रहा है नहीं है। समटाइम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, आपने पेपर लिया, आपने पेपर पढ़ा, आपने क्वेश्चन पढ़ा जो कि एकदम न्यूली ड्राफ्टेड क्वेश्चन था, ठीक, 1 मिनट, हाँ, ठीक है, ऑडियो वीडियो ऑल इज क्लियर, हाँ। मम्मी जी आ गई थी पूजा करने, है ना, सॉरी। मैं बोला था कि अगर आपको कोई हार्ड क्वेश्चन दिख गया, फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा ना, बोला अरे ये तो पूरा आउट ऑफ द बॉक्स है, मुझे पता चल गया कौन से चैप्टर से है, लेकिन समझ रहा नहीं है क्या करना है, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो भी देखेंगे। वेरी सिंपल, वैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन को वो टाइम के लिए छोड़ देना, बाद में कैसे टैकल करना है विल डील इट विथ, ठीक है। तो आएंगे वो वाले सारे पॉइंट्स भी हम लोग ने लिखे, ठीक है। तो आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट विथ स्टार्ट विथ वॉट स्टार्ट विथ फर्स्ट पिकअप क्वेश्चन। तो जो आपको ईजी लग रहा है पहले आप उससे स्टार्ट करो विद इन 60 मिनट्स, ठीक है। 60 मिनट्स के अंदर आप 30 to 35 मार्क्स ट्राई करो कवर करने का, गॉट इट करके, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर, चलो ठीक है, डन। नाउ जैसे आपका हो जाए फिर आपको स्टार्ट करना है एमसीक्यू के साथ, एंड 40 to 45 मिनट्स में आपको अपने एमसीक्यू टारगेट रखने के आपका एमसीक्यू खत्म हो जाए। जो एमसीक्यू नहीं आ रहा है प्लीज़ आप आगे बढ़ जाइए, उसके ऊपर स्टक मत हुई। लाइफ का एक आपको लाइफ का भी सच्चाई बताता हूँ, लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएंगी जहाँ पे ना आपको वो चीज़ नहीं समझ में आएगा, लीव इट एंड मूव अहेड। एंड आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज ना कि अरे वो चीज़ आ गई अपने आप। फिर मतलब क्या होता है ना, अपना माइंड ना कंफर्ट में पहले तो लाना होता है। बोलते हैं ना कोई भी अगर नई चीज से डील करना हो ना, तो आपका माइंड पहले कंफर्ट लेवल में होना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल योर माइंड इज इन कंफर्ट लेवल, आप नए चीज से डील ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज ऑलरेडी दिमाग में इतना चल रहा होगा ना, नया कुछ भी देखोगे तो डर जाओगे। तो पहले क्या करना है, अपने आपको कंफर्ट, जो चीज़ नहीं आया तो नहीं आया ना, ठीक है, कोई बात नहीं यार, मुझे नहीं क्या पूरी इंडिया को नहीं आ रहा होगा तो थोड़ी लोड लेके रखना उसका, जो आ रहा है उस पर फोकस करूंगा ना। आपको दाल चावल बनाने आता तो दाल चावल बना के खाओ ना, रोटी बनाने नहीं आता तो क्यों लोड लेना रोटी का, टेंशन नहीं लेना, पेट तो भरेगा ना, बस उससे उस पर फोकस करना है। आगे देखो, इफ यू स्टक एट एनी एमसीक्यू प्लीज लीव इट एंड गो अहेड आफ्टर, जब लास्ट के 1 आवर में हो, लास्ट के 30 मिनट्स में हो, फिर आके उसको सॉल्व करना। एंड
100 में से 80% आर द चांसेस जो क्वेश्चन हमें टफ लगता है, जो क्वेश्चन हमें नहीं आता, जो एमसीक्यू हमें नहीं आता, वो लास्ट के 1 आवर में हो जाता है। पता है कि उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि हम लोग ने फर्स्ट के 2 आवर्स में अपने आप को कंफर्ट कर लिया और हम श्योर हो गए कि हमें 50-60 तो मिल जाएगा, एग्जामेशन तो मिल जाएगा, या फिर हमें 50-55 तो मिल ही जाएगा, फिर क्या ही टेंशन लेना। ठीक है, अटेम्प्ट एज मच एज यू कैन। यस, ये मैं हर पेपर में बोलता हूँ, जितना आप अटेम्प्ट कर सकते हो करो, बट एक ही बात आपको याद रखना, अटेम्प्ट करना है एज मच एज कैन विथ क्वालिटी। क्वालिटी बोले वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो आपको एकदम अच्छे से आता है, जो नहीं आता उसके अंदर आप क्वांटिटी पे चल जाना चलेगा, बट क्वालिटी तो वहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, एंड लास्ट के 25 मिनट्स में आपको फील करना है एमसीक्यू विच यू डोंट फील, जो आपने फील नहीं किया था उस एमसीक्यू को आप फील कर देना। टाइमर देख लेना, घड़ी देख लेना, जैसे लास्ट 25 मिनट्स बचे सब कुछ छोड़ देना है, एकदम सब कुछ छोड़ना, एमसीक्यू पे आना, एमसीक्यू करना। ठीक है, फिर बाद में जो बचा कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठना, एंड लास्ट के 10 मिनट्स में रिव्यू करना अपने पेपर को। जो भी आपका पेपर है आप उस पेपर को रिव्यू करो। यहाँ पे अगर आपको पूरे की पूरे क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है, ठीक है, लास्ट के 10 मिनट्स में आप क्या रिव्यू करोगे, मैं आपको वो भी थोड़ी बहुत चीज़ें बता देता हूँ। देखो, लास्ट के 10 मिनट्स में आप ये देखना आपने क्वेश्चन नंबरिंग प्रॉपर डाली है कि नहीं, ABCD प्रॉपर लिखा है कि नहीं, जो भी आंसर का रिक्वायर्ड पार्ट है उसको आपने बॉक्स बनाया है कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी आपको देख कर चलनी है। ठीक है, जो भी आपका आंसर का पार्ट है आपने उसको प्रॉपर बॉक्स बनाया है कि नहीं, प्रॉपर नंबरिंग दी है कि नहीं दी, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। फिर आपने जो थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व किया उसको अंडरलाइन किया है कि नहीं किया, ये सब चीज़ें आपको लास्ट के 10 मिनट्स में रिव्यू करना है। एंड आई मेक श्योर आप वो जो लास्ट का 10 मिनट्स आप रिव्यू करोगे ना, आपका 5 to 10 मार्क्स बच जाता है। एग्जाम में आप और स्कोर कर लेते हो, क्योंकि होती है मिस्टेक्स, बहुत लोग गलत गलत क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं, एंड वो लोग लास्ट के 10 मिनट्स में जब रिव्यू करते हैं ना, वहाँ पे पकड़ा जाता है। और मेरे से भी खुद हुआ था, तो आई चेंज क्वेश्चन नंबर, क्योंकि क्या होता है एग्जामिनर फिर चेक नहीं करेगा ना, आपका पूरा क्वेश्चन राइट है, सब कुछ राइट है, बस आपने क्वेश्चन नंबरिंग गलत लिखी है, तो उसकी वजह से आपका मार्क्स कट रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं लास्ट के 10 मिनट्स में रिव्यू करना आपका पेपर, फील करना है एमसीक्यू विच यू डोंट फील, तो जो आपने जो एमसीक्यू फील नहीं किया उसको फील करो, और लास्ट के 10 मिनट्स में अपने पेपर को रिव्यू करो। अब कुछ सर्टन नोट है, इस सर्टन नोट्स पे आप थोड़ा ध्यान दे दो। ऑलवेज अटेम्प्ट, ठीक है, ऑलवेज अटेम्प्ट फॉरेक्स का क्वेश्चन एट लास्ट। हाँ, यस, जिस तरह मैंने एफआर में बोला था ना कि आपको सीएफएस लास्ट में अटेम्प्ट करना, उस तरह फॉरेक्स के अंदर आपको क्या करना है, फॉरेक्स का क्वेश्चन हमेशा, सॉरी एएफएम के अंदर फॉरेक्स का क्वेश्चन हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना है। क्यों सर, क्यों? हमको तो पहले भी आता, हम पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, जाओ करो अटेम्प्ट, मैं कहा मना करो। इफ यू आर कॉन्फिडेंट 300%, not 200, 300% go and attempt the forex question, because forex का क्वेश्चन अगर आपको आता है आप अटेम्प्ट करो, बिंदास अटेम्प्ट करो। ठीक है, नहीं आता तो कोई बात ना, लोड नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे ना सबसे बड़ा मिस्टेक कहाँ होता है पता है, रेट सिलेक्शन में। आपने गलत रेट सिलेक्ट किया, पूरा का पूरा आपका पूरा आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, और एएफएम में आपको एक और बात बताता हूँ, एएफएम का जो पेपर है आपका, ये पेपर ना स्टेप वाइज ज़्यादा चलता है, यानी स्टेप नंबर 1 2 3, मतलब ऊपर के किसी पार्ट में कहीं गलत हो गया ना, पूरा का पूरा आंसर ये गलत कर देता है। यानी कहते हैं ना कि बेस इसका सही होना चाहिए, अगर बेस सही हो गया ना आंसर, फर्स्ट आंसर, तो पूरा बिल्डिंग मस्त बनेगा। बेस अगर खराब हो गया ना, अपनी स्टार्ट ही खराब की ना, पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाता है, और कुछ स्टेप वाइज मार्किंग कहीं मिलेगा ही नहीं। अरे जब आपका फर्स्ट स्टेप पे ही मार्क्स गलत हो गया, तो आपके सारे आंसर, सारे डिराइव्ड आंसर है, यहाँ से निकला यह है, यहाँ से निकला यह है, सबका सब गलत हो जाएगा। तो हमेशा एएफएम का पेपर ना दिमाग शांत रख के ही सॉल्व करना, और 2 टाइम कैलकुलेटर पे चेक करके ही नंबर्स लिखना, सब कुछ। ठीक है, लिखना कैसे उसके ऊपर भी हम आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट ये सारी जो टेक्निक्स है, जो ट्रिक्स है, जो टिप्स है, विच आई हैड फॉलो, जो कि लोग मिस कर देते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एएफएम में होता है ऐसा, लोगों के अटेम्प्ट लगे हैं, एग्रीगेट में गए हैं लोग 7 नंबर 10 नंबर से, जस्ट एक वर्ड अलग पढ़ने की वजह से पूरा आंसर गलत, एंड उनको 6 महीने वापस देने पड़ गए। तो वो सब चीज़ें आपको नहीं करनी है ना। अगर आपको चीज़ें कहीं से सीखने मिल रही है, लर्न इट एंड अप्लाई इट इन योर पेपर। ठीक है, आगे क्या करना है, इफ यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन देन लीव 4 5 साइड ऑफ पेजेस एंड मूव अवे अहेड। यहाँ पे आपको 3 से 4 से 5 पेजेस छोड़ना है और आगे बढ़ना है। जैसे एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर A B C, ए आ रहा है, सी आ रहा है, बी नहीं आ रहा है, ए सॉल्व करो, बी के लिए 4 से 5 साइड्स छोड़ दो, या फिर 3 से 4 साइड्स छोड़ दो, और सी आपको फिर आगे चला। एंड हाँ, जब आप लास्ट के 10 मिनट्स में, जब आप रिव्यू पीरियड पे होगे, ठीक है, जब आप रिव्यू कर रहे होगे, जो साइड्स आपने छोड़े होंगे ना, आपको लग रहा है आप उसको सॉल्व कर पाओगे, लिख पाओगे, तो लिख दो। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो उसके ऊपर, तो उसको ना ऐसे कैंसिल करके चल जाना, ऐसा ब्लैंक मत छोड़ना, उसको ऐसे कैंसिल कर देना, जो पेजेस आपने ब्लैंक छोड़े और जहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखा, तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर आगे मूव ऑन करेगा।
ब्लैंक छोड़ोगे तो फिर वो सही नहीं इम्पैक्ट देता है। राइट टू द पॉइंट आंसर, डोंट ट्राई टू फील पेजेस अननेसेसरी इन केस ऑफ थ्योरी। थ्योरी में एक बात आपको याद रखनी है, मार्क्स किसके, सुन लो, जो हेडिंग होते हैं उसके मार्क्स होते हैं और उसके अंदर के एक्सप्लेनेशन के 2-3 लाइन के मार्क्स होते हैं। एज पर आईसीआई मॉडल की तरह आंसर लिखोगे 4 में से 4 मिलेंगे, हेडिंग प्रॉपर लिख के आओगे हाफ हाफ मार्क्स मिलेगा। ऐसा ही होता है चेकिंग। और थोड़ा अच्छे से टू द पॉइंट आंसर लिखोगे तो और अच्छा मार्क्स मिलेगा। आंसर कैसे लिखना है, एकदम अच्छे से लिखना है, ठीक है। एकदम अच्छे से बोले तो कैसे, देख लो, एकदम अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ, आपको एकदम अच्छे से भी मैं समझाता हूँ। मिला, लेट्स टेक एन एग्जांपल, फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, ये फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा, फिर उसके बाद आप यहाँ पे उसके आंसर लिखो। फिर जैसे पूरा फर्स्ट पॉइंट हो जाए एक लाइन छोड़ देना, फिर सेकंड पॉइंट लिखा, पूरा आंसर लिखो, फिर थर्ड पॉइंट लिखा, फिर पूरा आंसर लिखो। ऐसे करके आपको अपने आंसर लिखना है, एकदम लेजिबल मैनर में और सिंपल दिखना चाहिए, ठीक है, रीडेबल एंड लेजिबल, ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, राइट योर आंसर इन डिफरेंट और फॉर्मेट। हाँ, ये मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है विच आई पर्सनली यूज़। यार मैं क्यों यूज़ करता था, मैं आपको उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। देखो, दरअसल हुआ एक अटेम्प्ट, एंड एक अटेम्प्ट में नहीं, नवंबर 23 का पेपर था, जहाँ पे डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन आया था। और ये जो डेरिवेटिव का क्वेश्चन आया था वो बायनोमियल के ऊपर आया था। बायनोमियल की स्पेलिंग पे ध्यान मत दो, बस समझो कि बायनोमियल मॉडल के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है कि प्राइस अप एंड डिक्रीज, ये सब का हम लोग वैल्यू निकालते हैं, और उसका आंसर ना प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज कुछ 2997 ऐसे करके कुछ तो आ रहा था। तो हम लोग ने यही सब लेके हम लोग ने सॉल्व किया था, ऑल ओवर इंडिया ने ऐसे ही सॉल्व किया था। बट जो सजेस्टेड आंसर आया उसके अंदर 0.30, और उसके अंदर डायरेक्टली आंसर 30% दे दिया उन लोगों ने। और जिन जिन बच्चों ने ये 30% लेके सॉल्व किया था उनको मार्क्स मिले थे, जिन जिन लोगों ने ना ऐसे सॉल्व किया था ना उनको मार्क्स मिले ही नहीं थे, क्योंकि मेन आंसर में तो 30% लिख के सॉल्व कर दिया ना। अब इसमें प्रॉब्लम क्या, हमारी गलती थी जी नहीं, वी गो राइट, वी डोंट नो, ऐसे भी आंसर, अरे ये लिखो, सबका मीनिंग तो एक ही हो जाता है ना। बट यार एग्जामिनर को जो आंसर जाएगा वो उसी से चेक करता है, और या तो उसके विल के ऊपर है, लगा तो वो आंसर दे देगा। तो यहाँ से इस चीज से बचने के लिए, जो राउंडिंग ऑफ का एरर होता है, जो ये सब चीज के एरर होता है, इससे बचने के लिए क्या करना वो सुनो। या ऐसा आंसर आया ना, फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी का आंसर आया 0.3690, या एक बार ऐसा लिखो, दूसरी बार 0.37, अप टू 2 डेसिमल राउंड ऑफ करो, तीसरी बार लिख दो 37%, या फिर 36.9, अरे लिख दो ना, और करके क्या ही जा रहा है, 2 लाइन एक्स्ट्रा गया ना। अब देखो एग्जामिनर चेक करने आया, उसको ये चाहिए था, उसने ये ले लिया, टिकली मार दिया, हो गया आंसर राइट, मार्क्स मिल गए, आगे बढ़ गए। दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, लिटरली ये वर्क करता है, मैंने भी किया, ट्रूली बता रहा हूँ, मैंने खुद ने किया ये चीज़। आंसर आ रहा है 125.90, शेयर का प्राइस आ रहा है। अब कंफ्यूज, या फिर यहाँ पे 95 ऐसा 4 डेसिमल चला गया, हम में तो कंफ्यूज हो गया कि आंसर 4 डेसिमल में चाहिए किस में चाहिए, नहीं पता। तो एक बार आप 126 लिख दो, ठीक है, ये 125, इसको आप अपर राउंड ऑफ करोगे तो ये 126 हो जाएगा, एक बार 126 लिख दो, फिर एक बार आप 125.9 ही लिख के छोड़ दो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके आंसर 4 डेसिमल में भी रखो, 2 डेसिमल में भी रखो, परसेंटेज में आ रहा था परसेंटेज में भी रखो, मतलब 3-4 वेरिएशन में आपके आंसर लिख दो, और करके लिख दो, कि एग्जामिनर को जो चाहिए ना वो पार्ट वो आंसर ले लेगा और आपको मार्क्स दे देगा। इससे क्या होगा ना, कि आपने आंसर लिखा, आपका अप्रोच पूरा राइट था, सारी चीजें आपकी राइट थी, बट जस्ट मेन आंसर आपका उसके मैच नहीं किया, उसने मार्क्स नहीं दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, और 3-4 आंसर उसी से आगे पीछे डेसिमल आगे पीछे कर करके, कि देख लो भाई एक ऐसा आंसर है, एक ऐसा आंसर है, ले लो आपका आंसर, हमें मार्क्स दे दो। ऐसा करके हम आगे बढ़ जाएंगे, और ये वर्क करता है, लिटरली वर्क करता है, ठीक है। तो आपका इधर और हो गया। फिर उसके बाद रीड नोट जस्ट बिलो द क्वेश्चन फॉर राउंडिंग ऑफ। फिर आपको जो भी नोट है, ठीक है, जो भी आपका नोट है आपको पढ़ना है, हर क्वेश्चन के नीचे नोट लिखा होता है, उस नोट को पढ़ना मत भूला करो आप, क्योंकि वहाँ पे पीवी फैक्टर दिया होता है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है, नोट दिया होता है कि आपके आंसर आप अप टू 3 डेसिमल तक सॉल्व करो, अप टू 2 डेसिमल तक सॉल्व करो। एएफएम में ये बहुत जरूरी है। लोगों के एएफएम में पता है मार्क्स कहाँ करते हैं, वो नोट नहीं पढ़ते, अप टू 2 के जगह 3 पे सॉल्व करके आते हैं, 4 पे सॉल्व करके आ रही है, पूरा आंसर मिसमैच हो जाता है। आंसर मिसमैच हुआ, मार्क्स नहीं मिलता, जबकि कंसेप्ट राइट है, सॉल्यूशन राइट है, बट जस्ट एक राउंडिंग ऑफ की वजह से आपके मार्क्स कट रहे हैं। इट इज़ नॉट गुड ना यार, ये वो फिर अच्छा नहीं लगता, फिर इंसान फिर अंदर से थोड़ा डीमोटिवेटेड फील करता है, तो वो सब नहीं करना ना।
आप चुपचाप अपने नोट्स पढ़ लो, क्या नोट्स मांगा है, अप टू 2 मांगा है 2 में आंसर दो, 3 में मांगा है 3 में आंसर दो। बहुत लोग घाई कर दे, आंसर देखा एक्साइट हो गए फटाफट सॉल्व कर दिया, फिर देखता है अरे यार यहाँ पे तो अप टू 3 डेसिमल लिखा, हो गया, गया आपका 20-25 मिनट, लगाओ फिर से, नहीं करना। हाँ, इसके बीच में मैं एक बात ये बता रहा था कि अगर किसी को ना पूरा 100 मार्क्स सॉल्व करना है, ठीक है, 100 मार्क्स अगर किसी को अटेम्प्ट करना ही है कि चलो हमको ना क्वालिटी, हमको पूरा क्वांटिटी चाहिए, तो दे कैन गो फॉर द टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी सिंपल, 100 मार्क्स है, डिवाइड करना है 170 से, ठीक है, 170 मिनट्स है, सॉरी नीचे दिखाता हूँ आपको, चलो अच्छे से दिखाता हूँ, 170 मिनट्स है, डिवाइड करना 100, यानी पर मिनट के ऊपर आपको 1.7 मिनट्स देने हैं। तो आप टाइमर लगा लो कि एक क्वेश्चन के लिए मुझे, अगर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का है तो 1.7 मल्टीप्लाई बाय 14, पूरा क्वेश्चन नंबर 1, हाँ पूरा क्वेश्चन नंबर 1, 14 मल्टीप्लाई बाय 1.7, तो 24 मिनट्स अप्रॉक्स मुझे एक क्वेश्चन को दें, जिसमें से तो 24 मिनट्स के ऊपर जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 1 में हो, जितना भी आप सॉल्व कर रहे हो, जैसे आपका 24 मिनट्स हुआ, आप वो क्वेश्चन पूरा छोड़ के दूसरे पे बढ़ जाओ, अगर आपको पूरा पेपर ही अटेम्प्ट करना है तो। बट माई एडवाइजेबल इज़ नॉट लाइक दैट, ये जिसको करना वो करे। मैं तो ये चाहता हूँ आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करो शिद्दत से करो, अच्छे से करो, क्वालिटी के साथ करो, कि अगर मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए सॉल्व किया है ना, 8 में से 8 मुझे मिलेंगे, 6 आउट ऑफ 6 मुझे मिलेंगे, 5 आउट ऑफ 5 मुझे मिलेंगे, एक नंबर कटेगा तो कटने दो, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस रखो खुद पे, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपको रखना पड़ेगा, आप सीए बनने वाले हो पेपर देने के बाद, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर मतलब नहीं है ना वो चीज़ का, ठीक है। मुझे क्लिक हो गया इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलो, ऑलवेज राइट योर वर्किंग नोट्स एजम्पशंस वेर एवर इंपॉर्टेंट, हमेशा अपना वर्किंग नोट लिखो, कैलकुलेटर पे सारी चीज़ें नहीं करनी है, वो पेपर आपको क्यों दिया गया है वर्किंग नोट मेंशन करने के लिए, क्योंकि वर्किंग नोट्स के स्टेप वाइज मार्क्स होते हैं, एग्जामिनर उसके भी मार्क्स देता है, तो वर्किंग नोट्स आपको लिखने हैं, एजम्पशंस जो आपको लग रहा है वो लिखना। ज़्यादातर एएफएम के पेपर में एजम्पशंस नहीं आते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग बोलता हूँ, एएफएम के पेपर में ज़्यादा एजम्पशंस नहीं आते, एजम्पशंस आते हैं डीटी के पेपर में, एडीटी के पेपर में, एफआर के पेपर में थोड़े बहुत आ गए तो आ गए। बट अगर आपको लग रहा है कहीं पे आपको एजम्पशंस लेना है, प्लीज़ टेक इट एंड राइट इट डाउन करके, ठीक है। मेक योर पेपर रीडेबल एंड लेजिबल, यहाँ पे भी सेम है, आपके पेपर आप रीडेबल एंड लेजिबल करो, ठीक है। देन राइट योर मेन आंसर वेरी केयरफुली, जो भी आपके आंसर है आप बहुत ही केयरफुल्ली उसको लिखो, एंड लिखने के बाद जो आपका फाइनल आंसर होगा उसको आप बॉक्स बना देना, ठीक है। जो भी आपका फाइनल आंसर होगा उसको आप क्या कर देना, उसको आप बना देना ऐसे बॉक्स, बक्सा बना देना, ठीक है। मेन आंसर को आपको बॉक्स बना देना, हाईलाइट करना है। एक बार आपको चाहिए तो आंसर राइटिंग का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आंसर लिखने का कैसा क्या है वे आउट, इफ आई हैव सॉल्व समवेयर, मतलब कैसे मैंने लिखा है मेरे आंसर्स को। चलो, इसमें तो मैंने बहुत कंजस्टेड वे में लिखा है, फिर भी यहाँ पे आपको समझ जाएगा। जैसे देखो, ये मैंने एक सॉल्व किया, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे 2 लाइन गैप छोड़ दिया, फिर मैंने एक सॉल्व किया, फिर मैंने 2 लाइन गैप छोड़ दिया, फिर मैंने सॉल्व किया। ऐसे में क्यों सॉल्व करता हूँ, उसके पीछे का एक ही रीज़न है। लेट्स सपोज मैंने ये स्टेप सॉल्व किया, ठीक है, एंड मैंने सॉल्व करके आ गया मेरे आंसर, और मुझे पता चला ये स्टेप में मैंने कुछ तो गलती कर दी, तो मैं इसको कट करके यहाँ 2 लाइन का यूज़ कर सकता हूँ और फिर से आंसर लिख सकता हूँ। बट अगर मैंने स्पेस छोड़ा ही नहीं तो मुझे लिखना पड़ेगा ना। अब सपोज करो जैसे ये यहाँ पे देखो मैंने एक एक लाइन छोड़ा है, क्यों छोड़ा है उसके पीछे का पर्पज है, क्यों, क्योंकि अगर गलती से ये स्टेप गलत हो गया मेरा तो मैं इसको पूरा काट दूंगा और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना। बट लोग क्या करते हैं, दड़ 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 दड़, ये गलत हो गया, डू 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 डू, ऐसे सो ऐसे ऐसे करते हैं, उसमें मस्त खिचड़ी बनाते हैं, पता नहीं क्या रायता वता जो भी बनाते हैं, और ऐसे छोटू 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 लिखते हैं। अरे एग्जामिनर को ना ऐसे ऑलरेडी चश्मे लगे होते हैं, ठीक है, वो उधर स्क्रीन पे आपका पेपर देख रहा है, उसके पास फिजिकल कॉपी नहीं है कि ऐसा थोड़ा आगे ऐसा आँख आगे करके जूम करके देखे, उसको तकलीफ नहीं देना है। एग्जामिनर को जितना लेजिबल मैनर, खुले खुले एकदम क्लियर शब्दों में, वर्ड्स में, जितना क्लियर अमाउंट्स में आप आंसर दे सकते हो ना उतना क्लियर दो, ताकि उसको ना आंखों को त्रास नहीं होना चाहिए, एग्जामिनर के आंखों को स्ट्रेन नहीं पहुंचना चाहिए, स्ट्रेन हुआ तो फिर आपको तकलीफ देगा, उसकी आंखों को स्ट्रेन मत दो। एंड अब तक आपको अगर वीडियो समझ रहा है, लाइक करो पहले तो वीडियो, ठीक है, वीडियो पॉज करो, लाइक करो, ठीक है, लाइक किया, हाँ किया ना, हाँ, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एंड आपको दिख रहा होगा मेरे बातों से एंड मेरे जज्बातों से कि मैं वीडियो कैसे बना रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, प्लीज़ पूरा एंड तक देखना, मैं लिख के देता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके 5 to 10 मार्क्स एग्जाम में इंक्रीज हो जाएंगे। जो बीच में छोड़ के जाएगा वो बाद में इधर आके वापस आएगा, ठीक है, जो बीच में छोड़ के जाएगा वो पछताएगा, तो बीच में छोड़ के मत जाना, पूरा एंड तक देखना। मैं आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मेरा तो सीए हो चुका है, आप लोग सीए बनो, मैं वो चाहता हूँ, और जल्द से जल्द बनो, ठीक है।
देखो आगे क्या लिखा है, एंड लाइक कर दिया ना, हाँ चलो। सी वॉच बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन क्वेश्चन प्रीफर डिजिटल वॉच। ये मैंने क्या लिखा था, मैंने बोला कि आप घड़ी चाहिए तो आप देख सकते हो, एंड मैंने जो प्रीफर किया था वो डिजिटल वॉच का प्रीफर किया था, क्योंकि उसमें सेकेंड्स मिनट सब कुछ दिखता है। बट आपको घड़ी कब देखना है, बार बार नहीं देखना है, ठीक है। ऐसे घड़ी रखा है ना तो बार बार घड़ी नहीं देखना है, जब, और घड़ी निकाल के हाथ में नहीं पहनना, घड़ी साइड में रख देना है, ठीक है। जब आपको घड़ी कब देखना है, आपका एक क्वेश्चन नंबर 1A सॉल्व हो जाए ना, फिर आप घड़ी की तरफ देखो, क्योंकि क्या होता है ना, बार बार घड़ी देखोगे तो आपका कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बार बार टाइम मत देखो, स्टार्टिंग के 2 घंटे में आराम से चिल, ठीक है। एक क्वेश्चन हुआ, टाइम देखो, अच्छा ठीक है, यानी यहाँ पे प्रेशर मत लाओ, होगा सॉल्व, सब पेपर अटेम्प्ट होगा, डोंट वरी, आराम से हौले हौले, ठीक है। चलो, हाउ टू अटेम्प्ट थ्योरी, तो आपको थ्योरी कैसे अटेम्प्ट करना है वो देख लो। राइट डाउन ऑल हेडिंग विद पेंसिल्स, सारे, सबसे पहले क्या करना है, थ्योरी कैसे अटेम्प्ट करना है, तो पहला, या तो आपने लास्ट पेज पे लिखा होगा वो, या तो आपने लास्ट पेज पे नहीं लिखा है, अब आप थ्योरी का क्वेश्चन लिखने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करना, पेंसिल से ना सारे हेडिंग छोटे छोटे ऐसे ऐसे छोटे 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 ऐसे लिख देना, वहीं पे ऊपर जिस पेज पे आप अटेम्प्ट कर रहे हो, पेंसिल पे ऐसे छोटा छोटा लिख देना। लिखने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपका आंसर लिखना चालू करना, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है ना, हमको हेडिंग सब दिमाग में होता है, हम एक्साइटेड हो जाते हैं, लिखना चालू करते, एक लिखा, ठीक है, ऐसे मैं बताता हूँ, चलो, एक आंसर लिखा, दुर 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 दुर, दूसरा आंसर लिखा, दुर दुर दुर, दूसरा आंसर लिखने के बाद तीसरा हेडिंग याद ही नहीं आता है, होता है ऐसा, मैं लिटरली मैं बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा हो जाए। तीसरा हम बोलते क्या था, क्या था, और क्या था मैं अपना टाइम, एक तो जा रहा है वो अलग प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है, एक तरफ अपना टाइम जाता है, अलग प्रेशर प्रेशर क्रिएट करता है, और क्या था मैं हम घूम जा रहा है। फिर अचानक से क्लिक होता है, जब हम तीसरा जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर क्लिक होता है, तो वो नहीं करना है, पहले हेडिंग लिख लो, फिर आपके राइटिंग आंसर करो, इससे आपका स्पीड भी फास्ट होगा और पूरा आंसर भी हो जाएगा। एंड 4 मार्क्स का अगर थ्योरी का क्वेश्चन आता है, 5 हेडिंग्स लिखो मिनिमम, एक हेडिंग गलत हो गया तो एक का तो मार्क्स मिलेगा ना, ऐसा हमेशा एक एडिशनल लेके आओ थ्योरी में, ठीक है। तो हाउ टू टैकल योर थ्योरी हो गया, एंड देन स्टार्ट राइटिंग योर आंसर। हाउ टू सॉल्व सेम क्वेश्चन विच इज गिवन इन मॉड्यूल। अब चांदी लग गई आपकी, ठीक है, चांदी सोना सब लग गया, सोने से ऊपर भी जो होता है वो भी लग गया, कि सेम क्वेश्चन मॉड्यूल का उठ के आ गया, बस थोड़े नंबर चेंज कर दिया, हम तो एकदम खुश हो जाते हैं। पहली बात तो हमें विश्वास ही नहीं होता, अरे सच में वही है ना, 2 बार नहीं 3 बार पढ़ते, वैसे क्वेश्चन तो हम 3 बार पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ना है ना वो नहीं पढ़िए, ऐसे क्वेश्चन 3 बार, सच में यही है ना, मतलब ये तो पूरा मॉड्यूल का मिलता जो, विश्वास नहीं होता है, विश्वास कर लो, होता है। 20 30 40 मार्क्स के तकरीबन नंबर चेंज करके पेपर आता है, अगर पेपर इजी बनाना तो 40 to 50, अगर पेपर टफ बनाना तो 20 मार्क्स के तकरीबन आपका पेपर सिमिलर आएगा मॉड्यूल के हिसाब से, 20 30 30 मार्क्स के आसपास का आ ही जाता है। तो वैसे क्वेश्चन में क्या होता है, नंबर्स चेंज होते हैं, कभी कभी तो सेम क्वेश्चन उठ के आ जाता है, तो खुश होना है, बट एक लिमिट में उसको। वैसे क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है सुनो, पहले तो काम हो जाना शांत, बी अटेंटिव, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो अटेंट होके करना, क्योंकि आपको सारे स्टेप्स पता है ना, सब ऐसा दिमाग में फटाफट नहीं, आराम से करो, एंड चेक एवरीथिंग 2 टाइम्स। ऐसे क्वेश्चंस को ना 2 बार चेक करके सॉल्व करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में ही गलती होती है, मेरी बात समझो, सच में ऐसे क्वेश्चंस में ही गलती होती है, आप रियलाइज करोगे, जिन लोगों ने दिए होंगे उनसे आप पूछ लेना, या फिर आप खुद भी रियलाइज करोगे ये चीज़ों को। तो अगर सेम क्वेश्चन आया तो खुश तो होने का, ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक, फिर थोड़ा डाउन, काम डाउन, फिर काम हो गए, अटेंटिव 2 टाइम्स चेक। हाउ टू टैकल न्यू क्वेश्चन, अगर कोई नया क्वेश्चन आया तो सबसे पहले तो बोलना बेटा ऑल इज वेल, खुद ऐसे ऐसे दिल पे हाथ रखना, बोलना ऑल इज वेल पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया नहीं, ऑल इज वेल पूरी इंडिया के लिए टफ है तो अपने लिए क्या है, ऐसा बोलना, ठीक है। फिर वो क्वेश्चन को नजर चुरा के हटा देना, उसको ऐसा हटाना, जो क्वेश्चन आता है पहले वो सॉल्व करना, फिर जो लास्ट का 1 आवर बचेगा ना फिर वो क्वेश्चन पे आना, ठीक है। और आने के बाद उसको टुकड़ों टुकड़ों में सॉल्व करना है, कैसे होता है, ट्राई टू अटेम्प्ट इन लास्ट आवर सॉल्व ओनली दैट मच पार्ट विच यू नो। और वैसे क्वेश्चन को ना कितना सॉल्व करना है, जितना अपने को आता है बस उतना ही करना है, क्योंकि लास्ट के आर में क्या होगा पता है, अगर आप क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करो तो आपका ना 3 to 4 क्वेश्चन रिमेनिंग होगा। अब ये 3 to 4 क्वेश्चन में आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन देना है, अब आपको मार्क्स बटोरने हैं, जो लास्ट का 30 मिनट्स बोल लो या फिर 45 मिनट्स बोल लो, उसमें आपको मार्क्स बटोरने होते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, जो क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है ना उसको पहले सॉल्व करो, फिर ये हो गया, जो क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है पहले उसको सॉल्व करो, अब एकदम टफ क्वेश्चन है आ ही नहीं रहा है तो ठीक है ना, 3 4 लाइन तो सॉल्व करके आ जाओ, अरे कुछ तो सॉल्व कर लो, कभी इंटरेस्ट रेट अप ले लो, कभी इंटरेस्ट रेट डाउन ले लो, ठीक है, फॉरवर्ड रेट में कभी ये वाला रेट ले लो, कभी वो वाला रेट ले लो, क्या याद है करने में, और करके क्वेश्चन सॉल्व कर दो। इंटरेस्ट रेट का क्वेश्चन एक बार ऐसे करके सॉल्व किया, एक बार और करके ऐसे करके सॉल्व किया, कर दो, कुछ नहीं जाता। लास्ट का ट्रिक बताता हूँ वैसे क्या, वो तो चलो वो तो एक बोनस होगा। हाउ टू टैकल नए क्वेश्चन वो मैंने बता दिया, इसमें उतना ही लिखना है जितना आपको आता है, अननेसेसरी ज़्यादा दिमाग नहीं फोड़ना है, पूरी इंडिया के लिए टफ है तो आप पर क्या करें, ऐसा बोलना है ऐसा बोलना, ठीक है, 1 2 क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है, बोलना पूरी इंडिया के लिए टफ है तो हम क्या करें, हम भी तो
है ना, बस ठीक है। मेरे को मुझे जितना आ रहा था उतना मैंने किया, ऐसे बोल के अपने आप को बोलेगा शांत हो जा, आगे बढ़, ठीक है। एंड सम पेपर राइटिंग टिप्स, अब आपको पेपर राइटिंग टिप्स मतलब मार्क्स बटोरने के कुछ टिप्स बताता हूँ। मतलब यही मार्क्स कलेक्टिंग टेक्निक बताता हूँ, रेयर टेक्निक है, सुन लो। अब देर आर सर्टन क्वेश्चन जो कुछ नहीं आ रहा, तो कुछ नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, जितना आ रहा है उतना लिखो, ठीक है। जितना जितना वो चीज़ सॉल्व करने आ रहा है उतना उतना सॉल्व करो। सेकेंड थिंग, मुझे ना डाउट हो रहा है कि मैं ये वाला प्राइस लूँ कि ये वाला प्राइस लूँ, ऐसा डाउट होता है कभी कभी, अरे ये प्राइस लूँ कि ये प्राइस लूँ, तो कुछ नहीं, दोनों प्राइस लेके क्वेश्चन सॉल्व कर दो, बस बीच में ना और लिख देना, हाँ कर दो। अरे 4 मार्क्स मिलेंगे ना, ऐसे नहीं तो ऐसे करके मिलेंगे ना, बस। लेकिन ये डाउट ना सिर्फ एक में ही और एक ही वैल्यूज में होना चाहिए, इधर या इधर। दो वैल्यूज में हो तो आपको 4 बार सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसमें आपका टाइम चल जाएगा। तो आपको डाउट आ रहा है ये लेके सॉल्व करना था कि ये लेके, मेरे को याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, दोनों लेके सॉल्व कर दो, बीच में और लिख देना। जो आंसर राइट होगा वो आपको मार्क्स मिल जाएगा, मिलता है, मार्क्स मिलता है, बिकॉज एग्जामेशन लाना है ना, तो मिल जाएगा, ठीक है। बिकॉज जो राइट आंसर है वो एग्जामिनर को चाहिए, मिल जाएगा, दिल दिल बड़ा रहेगा तो मिल जाएगा। अब ये सारे ना जुगाड़ू टेक्निक है, ठीक है, मार्क्स बटोरने के जुगाड़ू टेक्निक है। हो गया आंसर तो हो गया। तीसरा, सर थ्योरी नहीं समझ में आ रहा है, क्या लिखे, लिखो, कुछ तो लिखो, ठीक है, कुछ तो लिखो, हो सकता है कुछ तो, और थ्योरी लिखते टाइम थोड़ा लॉजिकल होके लिखो, ठीक है। एकदम ही ये मत हो जाओ कि कुछ भी वहाँ पे, बीकॉम नहीं बनना है, थोड़ा लॉजिकल एज अ सी ए व्हाट यू कैन डू, वैसे करके आपको थ्योरी लिखना है। एंड हाँ, अगर ना कहीं पे एडवाइस मांगा है या फिर कहीं पे सजेशंस मांगा है, वीडियो लंबी हो चुकी है, आई एम वेरी रियली हैप्पी फॉर इट, ठीक है, कि आप यहाँ तक हो, टिके हो। अगर आप टिके हो, एग्जामेशन आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। कहीं पे एडवाइस मांगा है, कहीं पे सजेशन मांगा है, प्लीज़ गिव योर एडवाइस एंड सजेशन, बिकॉज अभी आप सीए बनने वाले हो, तो आपसे एडवाइस और सजेशन ही तो मांगा जाएगा कि ये प्राइस ओवर वैल्यू है, अंडर वैल्यू है, क्या करना है क्या नहीं, तो उस केस में आप लिख के आओ। अब एक ऐसा क्वेश्चन है ना जहाँ पे ना अंडर एंड ओवर वैल्यू हमें फाइनल आंसर में बताना। अब ना कभी कभी इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये अंडर है कि ओवर है, तो एक बार आप अंडर ओवर ओवर लिख के आ जाओ, और सेम वैल्यू वापस लिखो, और एक में ओवर अंडर और अंडर, ऐसा लिख के आ जाओ, चलेगा। कंफ्यूज हो तो क्या करोगे, वहाँ पे अपना दिमाग फोड़ोगे, दिमाग लगाओगे नहीं ना, कंफ्यूज हो ना तो रुको, आइदर और में आंसर लिखो, बट ये एक के लिए एप्लीकेबल होता है, उससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। एंड अगर आप ऐसे करके 85-90 का मार्क्स भी अटेम्प्ट करते हो ना, आपने एग्जामेशन ला लिया है। और अगर मैं बोलता हूँ अगर आपने क्वालिटी के साथ पेपर 80 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है ना, एग्जामेशन है आपको। और है ना, आप ज़्यादा एग्जामेशन एग्जामेशन कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, बट अगर आपने क्वालिटी के साथ पेपर अटेम्प्ट किया है ना, अब आप रिलैक्स हो जाओ, आपको 55 to 60 के एरा में मार्क्स मिल ही जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, बस मेंटेन द क्वालिटी, ठीक है। इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, ये वाला एक चार्ट मैं आपको बताता हूँ, दिस स्नैपशॉट विच आई हैव फॉलोड इन एंटायर ऑल द पेपर्स, ठीक है। ये अभी तक मैंने किसी भी वीडियोज़ में डिस्क्लोज नहीं किया है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो एकदम ध्यान से सुन लो, 5 मिनट आपके जाएंगे, बट ये बहुत हेल्प करता है, मतलब इसने मुझे तो बहुत हेल्प किया। इसमें मैंने क्या किया देखो, ये आपको कहाँ बनाना है, ये आपको बनाना है लास्ट पेज ऑफ योर आंसर शीट के लास्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 1, मतलब जहाँ पे भी आप टाइम मिले वहाँ पे बना देना, जहाँ पे जगह मिले 1, पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, इतने क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, 6 भी आता है तो 6 लिख देना। देख लेते हैं कितने पेपर, आप क्वेश्चन में कितने पेपर आते हैं। आपके क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन आते हैं, 6, तो 1 4 5 6, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 तो अपना कंपलसरी क्वेश्चन है ना, एंड इसमें से अपने को सॉल्व करने होता है, गॉट इट। फिर आपको ऐसे लिख देना है ABCD, ये इसके सब पार्ट्स है। अब होगा क्या वो देखो, अब मैं आपको टेक्निक बताने जा रहा हूँ, ध्यान से टेक्निक देखना, एकदम मस्त। मैं गया पेपर पे, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 1A आता है, क्वेश्चन नंबर B कुछ तो लिखता है, एक्सपेक्टेड गेन लॉस प्रेजेंट सिचुएशन में फॉरवर्ड नहीं आता है, एंड लिस्ट स्टेप्स इन्वॉल्व बिजनेस सक्सेशन स्ट्रेटेजी आता है। मतलब क्वेश्चन नंबर A आता है जो कि 8 मार्क्स का है, मार्क्स लिखने, ठीक है, एंड ये 4 मार्क्स का नहीं आता, ये 4 मार्क्स का आता है। मतलब मुझे क्वेश्चन नंबर 1 में 8 का आता है, एंड ये 4 का आता है, सपोज स्कोर D है ही नहीं, ठीक है, ये 4 मुझे नहीं आता, तो जो आता है ना उसको ऐसा करने का, गोला बनाने का, और जो नहीं आता उसको एज इट इज़ रखो, ये गोला बनाओ कि मुझे ये आता है, या फिर आप ये नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, ये 4 आपको खुद ही समझ जाएगा कि ठीक है ये रिमेनिंग मार्क्स का इतना है, तो इसमें इतना समझ गया, इतना मुझे 14 मार्क्स का आता है, वेरी गुड। फिर आप 2 पे जाओ, मैं आपको मस्त चीज़ बता रहा हूँ, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। आप 2 पे गए, आपने बोला हाँ ये 6 मार्क्स का तो मुझ में कर लूँगा, एंड ये फ्रा निकालने वाला 4 मार्क्स का भी कर लूँगा, चलो
एंड ये भी मैं कर लूँगा, ले सब कर लूँगा। तो फिर आपको लिखना है ये 6 भी कर लूँगा, 4 भी कर लूँगा, 4 भी कर लूँगा, यानी यहाँ पे मैं 14 मार्क्स का पूरा कर लूँगा। ये 14 मार्क्स का नहीं हो रहा है, ये पूरा मैं 10 मार्क्स का कर लूँगा, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 पे जाओ। 3 पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है डिबेंचर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैं कर लूँगा। एंड ये 4 मार्क्स का ये मैं नहीं कर पाऊँगा। एंड ये 6 मार्क्स का क्या है, ठीक है, ये भी मैं नहीं कर पाऊँगा। ऐसे सपोज करो, तो आपने बोला कि यहाँ पे मैं 6 का ही कर पाऊँगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हो, ठीक है। 6 मार्क्स का ये मैं कर लूँगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गया ना, हाँ, ये 6 का कर लूँगा। एंड ये भी 4 में कर लूँगा। एंड ये टेक्निकल एनालिसिस ये नहीं कर पाऊँगा, तो मैं बोलूँगा मैं यहाँ पे मैंने 6 का कर लिया, यहाँ पे 4 कर लिया, ये नहीं कर पाऊँगा, ये 10 मार्क्स हो गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 को एनालाइज करो। अच्छा, ये 7 मार्क्स नहीं हो पाएगा। एंड ये 7 मार्क्स एडिशनली कैलकुलेट नंबर, ये भी हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, यहाँ पे 7 मार्क्स का हो पाएगा। एंड लास्ट में जाओ, 7 नंबर ABC कंटिन्यूटी ट्रेडेड कॉमन स्टॉक, ठीक है, तो ये हो जाएगा। एंड लेट्स सपोज बी वाला भी 4x आ गया, एंड ये भी हो जाएगा। ऐसा मैंने एजम्पशन लगाया, तो ये कितने का था, 7 का था, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब आपको स्नैपशॉट मिल गया। अब आप देखो खुद नंबरिंग दे सकते हो, अरे ये हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा पूरा, तो सही है ना। अब ये दोनों में सबको देखना इजी कौन सा लगा, ये लग रहा था, ये सॉल्व किया। फिर सेकंड नंबर में इसको सॉल्व कर दूंगा, जैसे ही सॉल्व हो ना उसको ऐसे कट मार देना, अरे देखना ही नहीं है अभी। फिर आप देखो उसके बाद आप क्या सॉल्व कर सकते हो, अच्छा ये भी 10 का मिल सकता है, ये भी 10 का मिल सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी होता ही है, तो फिर ये मैं कर लूँगा, फिर ये मैं कर लूँगा, और यहाँ पे आपको पेजेस छोड़ देना है। 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको देखना है, यहाँ पे आपको 6 नंबर का आता है, यहाँ पे आपको 7 नंबर का आता है, तो ये 7 नंबर वाला सॉल्व कर लेना। एक क्वेश्चन छूट रहा है ना, जाने दो ना, 93 पेपर अटेम्प्ट हो गया ना, बस ऐसा करके स्नैपशॉट बनाना है। ये बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत, क्योंकि इसमें क्या ना पूरा स्नैपशॉट मिल गया ना, टेंशन ही नहीं ना बार बार क्वेश्चन को जाके देखना कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, हो गया पेपर सॉल्व। क्वेश्चन भी छूट गया कि ये नहीं आता, और ज़्यादातर इसमें लोग फॉरेक्स वाला क्वेश्चन छोड़ देते, नहीं आता। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, इट इज़ एन एग्जाम्पल। आप ये स्नैपशॉट बनाओगे आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, लिटरली बोल रहा हूँ, बहुत हेल्पफुल है। आप यूज़ करना आपके पेपर में, आपको खुद समझ जाएगा। नहीं तो आप मॉक टेस्ट अगर दोगे तो मॉक टेस्ट में ये वाली चीज़ यूज़ करके देखना, आपको समझ जाएगी, ठीक है। गॉट इट, दैट्स इट फॉर द AFM। एंड अगर आप यहाँ तक आए हो तो आपको हैट्स ऑफ है, एंड यू सून बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इट्स माई ब्लेसिंग टू यू, एंड आई प्रे टू द गॉड कि आप फटाफट CA बन जाओ और AFM में आपको अच्छे मार्क्स भी आ जाए, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि मेहनत है, एंड आप जितना शेयर करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, एंड मुझे लगा कि हाँ आपको ऐसे वीडियोस और बना के देने हैं, एंड मुझे मेरा बेस्ट देना है, ठीक है। पिक्चर अभी बाकी है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में विथ हाउ टू राइट योर ऑडिट का पेपर, ऑडिट, ठीक है। लाइक इट, शेयर इट, एंड आपको जो भी फीडबैक है ना, द वन थिंग आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज राइट डाउन योर फीडबैक आइदर ऑन द मेल ID, आइदर ऑन द कमेंट ID। मेल ID क्या है वो भी आपको मिल जाएगा, जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन आउट करोगे ना, तो आप उसको मेल ID आपको मिल जाएगा। आप मुझे आपका फीडबैक दो, जैसा भी है जो भी है, ठीक है। गिव योर honest feedback to me, I'll work on it and I'll come back with the improvements, ठीक है। See you, wait, just 1 minute।